हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर, नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा चैप्टर था, पहला चैप्टर था, जिसमें राजनीतिक विचारक हम क्लियर करा रहे थे। तो राजनीतिक विचारक जो हमारा भाग फर्स्ट है, तो उसमें जो हमने कुछ विचारकों को कराया था, तो आज हम जॉन लॉक को कराएंगे। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मैकियावेली को कराया था, थॉमस हॉब्स को कराया, प्लेटो, अरस्तू, इन सब को हमने क्लियर करा दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो जॉन लॉक पर रहेगा। तो इसका एक बार हम शॉर्ट तरीके से इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, और दूसरा अनुभववाद रहेगा इसका, और तीसरा जो इसका हेडिंग है उसमें प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत का खंडन रहेगा। और अगला जो हेडिंग है इस पे, फिर जिस पे इन्होंने विचार दिए हैं, वह हमारा पितृसत्ता राज का खंडन किया है। इन्होंने पितृसत्तात्मक राज का खंडन किया है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया है, और संपत्ति पर विचार। अगला जो पॉइंट है वो उदारवादी विचारक हैं ये, सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, इसके बाद प्राकृतिक नियम है, और दो समझौते हैं। अगला जो हेडिंग रहेगा वो क्रांति पर विचार दिए हैं थॉमस हॉब्स ने। और हॉब्स का जो अगला जो हेडिंग रहेगा वो राज्य के कार्य हैं, राज्य के कार्य और राज्य। उसके बाद लोक की शासन प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे, और लोक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास है जो, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारा आलोचना रहेगा। आलोचना के बाद हम लोक की रचनाएं, जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा लॉक पर, जॉन लॉक पर, ठीक है। तो लॉक को आज हम कंप्लीट कराएंगे। तो इस जो लेक्चर है इसका फ़ायदा यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट के लिए, या फिर यूपीएससी, पीसीएस, सभी क्लासों के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में से शुरुआत करते हुए हम इसको चैप्टर को क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी कोर्सेस हैं और जितने भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, सभी की तैयारी हम कराएंगे, ठीक है। तो आइए इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम ये शुरुआत कर रहे हैं तो इसके कुछ की पॉइंट हैं, तो की पॉइंटों को नोट कीजिएगा पहले। तो इंट्रोडक्शन में शुरुआत करते हैं। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता हैं, ठीक है, और उदारवाद के पिता, और अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का दार्शनिक बनाता है, ठीक है। एक वेपर विचारक है, उन्होंने कहा है, वेपर का कहना है कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता उदारवाद का, ठीक है, तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता है, यानी मध्यकाल का। तो जॉन लॉक रिचर्ड्स हुकर की रचना एक्लेसियस्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन लॉक का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया है, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया, ठीक है। किया गया है, ठीक है। अनुभववाद, समानता, और आगे हम देखेंगे वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे अनुभववाद, समानता, पितृसत्ता का खंडन, प्राकृतिक अधिकार, और उदारवाद, सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव, क्रांति और शासन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये सब जो पॉइंट हैं हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे अनुभववाद, समानता, पितृसत्ता का खंडन,
प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति, उदारवाद, तो इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये इनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। तो आगे हम देखेंगे जॉन लॉक हैं, जो जॉन लॉक का अनुभववाद, ये अनुभववादी विचारक हैं। तो अनुभववाद पर इन्होंने क्या बोला है वो आइए हम चर्चा करते हैं। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इस विश्व का ज्ञान एवं इसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। तो ये अनुभव पर आधारित है। ये बोलते हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, नाक, कान, जीभ, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम महसूस करते हैं कोई भी चीज़ को छूने से, देखने से, तो वो इसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभववाद बोला जाता है। ठीक है। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली प्लेट, टाबुला रासा के समान होता है। ठीक है। इसके अनुभववाद समान होता है। ठीक है। इसके अनुसार कोई भी ज्ञान प्रगानुभवी नहीं। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचार है। ठीक है। जो अनुभववाद है वो बुद्धिवाद का विरोधी विचार है, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व या प्रगानुभविक प्रियरी होता है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन। जो रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा ये कहा गया था कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। तो इसका क्या है कि जॉन लॉक ने खंडन किया है, इसकी आलोचना की है। तो इस विचार में लॉक ने स्वीकृति पर अस्वीकार कर दिया। इस विचार को जो जॉन लॉक है उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चा अल्पवयस्क होता है। तो इन्होंने जो तर्क दिया है वो बोला है कि बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा बच्चा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। तो व्यक्ति से जब सहमति प्राप्त होगी तभी जो राजा है वो शासन कर सकता है। तो अधीनता है, जो प्राकृतिक अधीनता, उसके ऊपर उसका खंडन किया है जॉन लॉक ने। ठीक है। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो हमारा हेडिंग था पितृसत्तात्मक राज का खंडन। ठीक है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है। जॉन लॉक है जो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का खंडन इन्होंने किया है, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण के बाद ही संभव है। व्यक्ति को सहमति के अनुसार ही व्यक्ति, जो राजा है, वो व्यक्ति पर नियंत्रण या शासन स्थापित कर सकता है। जॉन लॉक के अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो रॉबर्ट फिल्मर की जो कृति है उसमें उन्होंने बोला गया था कि जो राजा है उसके लिए जो प्रजा है वो बेटे के समान है, तो उस पर वो अधिकार कर सकता है, शासन कर सकता है। तो इसका खंडन किया गया था जॉन लॉक के द्वारा कि जो राजा और प्रजा में फ़र्क है, तो इसलिए जो राजा है वो प्रजा पर जो शासन करेगा सिर्फ सहमति के द्वारा ही कर सकता है। ठीक है। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक अधिकारों में जॉन लॉक ने शामिल किया है उसमें पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति को शामिल किया है। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है तथा जीवन, स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में निहित माना है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं वो जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है।
जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं और उनकी त्वचा का रंग जॉन लॉक के विचारों से अमेरिकी संविधान निर्माता जो जेफरसन हैं वो भी प्रभावित हैं, मेडिसन भी प्रभावित हैं। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, सुख लेने का अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जॉन लॉक ने इसका सिद्धांत दिया था, जिसमें पहला था जीवन, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा संपत्ति का था। तो जेफरसन जो अमेरिकी संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने भी इनसे इसके जो मार्गदर्शन को देखते हुए उन्होंने भी कुछ प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बोला है, जैसे जीवन का, स्वतंत्रता का और सुख लेने का अधिकार। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन ने भी किया है। थॉमस पेन द्वारा किया गया था, जिन्होंने द राइट ऑफ मैन्स नामक रचना लिखी थी। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या है कि हमने 3 राइटरों को देख लिया जो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जॉन लॉक हो गया और दूसरा मेडिसन हो गया, जेफरसन और मेडिसन, ठीक है, और तीसरा हमारा जो राइटर था वो था थॉमस पेन। तो ये तीनों प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षक हैं, ठीक है। तो संपत्ति पर जॉन लॉक के जो विचार हैं वो देख लेते हैं। जेफरसन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति, जो जेफरसन है इनके अनुसार हम देखते हैं जो जॉन लॉक हैं वो संपत्ति के बारे में क्या बोलते हैं। तो जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांतों को औचित्य प्रदान करना है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थिति वस्तुतः है, ठीक है। मतलब स्वामित्व में स्थिर वस्तुएं हैं। संपत्ति का आशय भूमि व वस्तुओं से है। जॉन लॉक ने मूल के श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर, ठीक है, अपना श्रम मिलाकर उसका स्वामी बन जाता है। इसके अनुसार प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं। व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरों के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट न किया जाए। तो यहाँ संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। ये संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी है, तो ये संपत्ति के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारा पॉइंट है वो उदारवादी विचारक है। पहले जो हमने जो देखा था, जो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें उदारवाद के जन्मदाता हैं। तो उदारवादी विचारक हैं, ठीक है। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारक मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। जो उदारवादी विचारधारा है वो मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है, ठीक है। जॉन लॉक के विचारों में उदारवाद के निम्नलिखित सिद्धांत पाए जाते हैं। तो जॉन लॉक के जो विचार हैं उनमें जो उदारवाद के सिद्धांत वो निम्नलिखित पाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, सहिष्णुता, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस नामक पुस्तक में सहिष्णुता पर विचार दिया है इन्होंने। सहमति का शासन एवं संवैधानिक शासन। तो ये उदारवाद के मेन पॉइंट हैं जिसका समर्थन जॉन लॉक द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हेडलाइन है हमारी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इसको हम देखते हैं कि सामाजिक समझौता कैसे हुआ और समाज कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। तो लॉक ने हॉब्स की तरह यह माना है कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, ठीक है। तो सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसने मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की। समझौता जो हुआ है, जो सामाजिक समझौता हुआ व्यक्तियों द्वारा, वो समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं था। जो सामाजिक समझौता जो हुआ था
जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक समझौता हुआ था जो पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं था। समाज था लेकिन राज नहीं था, ठीक है। तो समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार, दंड देने का अधिकार सौंपा। समझौते टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा, क्योंकि समाज अलग था। समाज पहले ही बना हुआ था, लेकिन जो सामाजिक समझौते के द्वारा सिर्फ राज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ सिर्फ अगर सामाजिक समझौता टूटेगा तो सरकार खत्म होगी, समाज खत्म नहीं होगा, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। सभी शक्तियाँ बहुमत व्यक्ति ने समझौते के द्वारा समुदाय को प्रदान की हैं। तो सभी शक्तियाँ जो हैं बहुमत व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा समुदाय को प्रदान किए हैं, ठीक है। अब मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक क्या बोलते हैं? तो जॉन लॉक का जो मानव स्वभाव के बारे में विचार है वो ये है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छु होता है एवं दुख से बचना चाहता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक, अच्छा है। तो ये पहले विचारक हैं जिन्होंने ये बोला है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो नेक है और अच्छा है। इससे पहले जो हमने हॉब्स को पढ़ा था और मैकियावेली को पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो लालची है, डरपोक है और अच्छा नहीं है, ठीक है। तो व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्राकृतिक अधिकारों में लोक ने संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो ये मानव का स्वभाव हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है और प्राकृतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना लिखी थी, ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध अवस्था में अंतर होता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। तो इसकी जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्व राजनीतिक थी, मतलब राजनीति नहीं थी, और पूर्व सामाजिक नहीं। पूर्व राजनीतिक थी लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं थी। समाज था लेकिन राज नहीं था, ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी। जो प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। इससे पहले जो हॉब्स को हमने पढ़ा था तो उन्होंने बोला था कि प्राकृतिक अवस्था थी वो उसमें डर का माहौल था, वो शांतिपूर्ण नहीं थी, ठीक है। मैं उसमें ये था कि आत्म संरक्षण नहीं हो पा रहा था लोगों का, इसलिए उन्होंने समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। तो यहाँ क्या है कि पूर्व सामाजिक थी लेकिन पूर्व राजनीतिक नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, शांति और सहयोग की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी, ठीक है। प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। विधि एवं स्वतंत्रता में विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध। जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। तो यहाँ क्या है कि जहाँ विधि समाप्त होगी वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं है। विधि स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है। तो यहाँ क्या है कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है, ठीक है। तो प्राकृतिक नियम क्या थे? अभी प्राकृतिक नियम ये थे। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि। तो मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि है। सिसरो एक विचारक हैं। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समुचित सृष्टि संचालित है। तो ये सिसरो हैं, वो बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो नियम हैं उनके द्वारा सृष्टि संचालित होती है। तो व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है, ठीक है। ये ईश्वरीय नियम की बात करते हैं सिसरो। और जो जॉन लॉक हैं वो बोलते हैं प्राकृतिक नियमों का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि है, ठीक है। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते का मूल कारण जो बताया था वो उसको देख लेते हैं।
सामाजिक समझौते का मूल कारण क्या था? प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी जो निम्नलिखित हैं। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन राज्य की जो आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो इसके बारे में बताते हैं। प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं हो गई थी, ठीक है, जो निम्नलिखित थी। एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था, ठीक है, नियम नहीं था, और एक सुसज्जित नियम नहीं था, एक संस्था नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। इन नियमों को क्रियान्वित करने की संस्था नहीं थी, या फिर संस्था अनुपस्थित थी, ठीक है। नियमों के व्याख्या करने वाली किसी निश्चित संस्था का अभाव था, ना नियम था, ना नियम क्रियान्वयन के लिए संस्था का अभाव था, और दूसरा क्या था कि किसी निश्चित संस्था का अभाव था, ठीक है। तो अब यहाँ दो समझौते की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो समझौते दो हुए हैं, जॉन लॉक के विचारों में निम्नलिखित दो सामाजिक समझौते पाए जाते हैं, ठीक है। पहले समझौते में व्यक्ति ने मिलकर सामाजिक और नागरिक समाज का निर्माण किया। दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य एवं सरकार का निर्माण किया था। जो समझौता हुआ था, प्राकृतिक अवस्था जब थी, तो प्राकृतिक अवस्था से व्यक्ति को निकालने के लिए जब राज्य का निर्माण किया गया था, तो उस टाइम क्या था कि दो समझौते हुए थे। जो हमारा समाज था वो पूर्व सामाजिक नहीं था, पूर्व राजनीतिक था, ठीक है। तो जब हम राज्य का निर्माण करते हैं, तो राज्य के निर्माण से पहले हम दो प्रकार के समझौता किए गए थे। पहला जो समझौता था, व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया था, ठीक है, और फिर नागरिक समाज के द्वारा राज्य एवं सरकार का निर्माण किया गया, तो इसी को बोला जाता है दो समझौते, ठीक है। जो लोग के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य एवं कॉमनवेल्थ को समुदाय ने सौंपा था, ठीक है। यहाँ क्या है कि जो लोग के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य एवं कॉमनवेल्थ को समुदाय द्वारा सौंपा गया था, ठीक है। जॉन लॉक ने राज्य एवं नागरिक समाज में अंतर नहीं किया है और अंतर नहीं समझाते। तो इसमें क्या है कि तो समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित है, ठीक है। जॉन लॉक के व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, जॉन लॉक में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, ठीक है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार के 3 अंगों में विभाजन किया है। तो सरकार को सीमित करने के लिए 3 भागों में इनका विभाजन किया है। जॉन लॉक ने 3 भागों में विभाजन किया है, किसका? सरकार का। जो पहला था वह है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है संधि निर्मात्री शक्ति, ठीक है। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ क्या है कि ये शक्ति को बांटने की बात करते हैं। जो एक संप्रभु है उसकी शक्ति क्या है कि अगर बटी रहे, कंट्रोल में रहेगा, तो इसकी ये बात करते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है हमारा क्रांति पर विचार। तो इनका जो क्रांति पर विचार क्या है जॉन लॉक का, वो हम देख लेते हैं। जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है और राज्य ने संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधारों पर क्रांति को औचित्य ठहराया है, ठीक है। यदि राजा या व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे तो क्रांति की जा सकती है, ये बोलते हैं। जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करता हो, राज्य द्वारा निरंकुश रूप से चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, या फिर जब राजा या विधायिका नागरिकों को किसी विदेश शक्ति के हवाले सौंपने लगे, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन ना करे। जॉन लॉक के अनुसार
तो यहाँ क्या है कि जो शासन प्रशासन है उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है अगर वो कानून का पालन ना करें या कानून से ऊपर अपना आप को समझें। ठीक है, तो जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम सरकार को हटाया जा सकता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है। ठीक है, सरकार को हटाया जा सकता है। ये जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जा सकता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है। सिर्फ सरकार हटेगी, राज्य रहेगा और कॉमनवेल्थ रहेगा। जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के, अब यहाँ हॉब्स की तुलना जॉन लॉक से करते हैं। ठीक है, तो जॉन लॉक के अनुसार क्या है कि सरकार हट जाएगी और जो हमारा राज्य वो बना रहेगा। हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी, क्योंकि हॉब्स के विचारों में राज्य समाज और सरकार सभी का निर्माण एक ही समझौते से हुआ है। जबकि जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना, क्या है, स्वर्ग से प्रार्थना अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो जॉन लॉक जो बोलते हैं कि जो सरकार का निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है, वो दो समझौते से हुआ है। एक नागरिक समाज का पहला समझौता हुआ, फिर नागरिक समाज ने राज्य का निर्माण किया। और जो हॉब्स हैं वो एक ही समझौते से राज्य, समाज और राज्य का निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, तो राज्य के कार्य क्या हैं वो देख लेते हैं। जॉन लॉक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना, ये 2 कार्य हैं। ठीक है, तो राज्य की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति के अनुसार राज्य है नकारात्मक राज्य हो गया, और दूसरा हमारा है पुलिस राज्य हो गया, और तीसरा रात्रि प्रहरी राज्य हो गया, और चौथा जो हमारा राज्य होता है वो है हस्तक्षेप राज्य, लेजेस फेयर। ठीक है, लेजेस फेयर। तो इसका जो लेजेस फेयर का अभिप्राय क्या है, समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना, पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, इसका समर्थन किया है। ठीक है, जॉन लॉक द्वारा। तो लॉक की जो शासन प्रणाली उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी शासन प्रणाली सहमति का शासन, इसका जो इसकी शासन प्रणाली का जो मेन मुद्दा है, मेन उद्देश्य जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, लॉक की शासन प्रणाली का सहमति का शासन, सीमित शासन। जॉन लॉक राजतंत्र का विरोधी था परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, इन्होंने प्रतिनिधि शासन का समर्थन नहीं किया है, इन्हें संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन है तथा उदारवाद साध्य है। तो इनके लिए क्या है कि लोकतंत्र एक साधन है और उदारवाद एक साध्य है। उदारवाद मतलब इसका जो उद्देश्य है वो उदारवाद है। ठीक है, व्यक्तिवाद साधन था। व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहलाते हैं। व्यक्तिवादी विचारक की स्वतंत्रता एवं सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं, इसलिए उदारवादी उपयोगितावादी विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं। तो ये व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ क्या है कि अगर व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और संस्था और जितनी भी जो हमारी एक्टिविटीज़ करने वाली संस्थाएं हैं उनको कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो लोग के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास। तो लोग के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास क्या क्या हैं, अब इसी के अपने ही विचारों में जो अंतर्विरोध हैं उनको देख लेते हैं। जॉन लॉक के विचारों में एक और अनुभववाद से प्रभावित हैं, दूसरी ओर मध्यकालीन विचारक रिचर्ड्स हुकर का उन पर स्पष्ट प्रभाव है। लॉक के विचारों में हॉब्स की भ्रांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 प्रकार के सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। तो 4 प्रकार की शक्तियों की बात जॉन लॉक द्वारा की गई है, इनमें विरोधाभास है आपस में, वो हम देख लेते हैं। पहला है सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, जबकि सरकार से
सर्वोच्च समुदाय होगा। समुदायों का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक अधिकारों से महत्व प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक अधिकारों से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है। इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या समुदाय के दंड के अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे या समुदाय के दंड देने का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण है या समुदाय, व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समझौता एक या दो, स्पष्ट नहीं। तो स्पष्टता के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसमें कुछ विरोधाभास हैं जो मिक्स टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी आलोचना कर लेते हैं हम। आलोचना थॉमस हॉब्स की किसने की है? बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है। कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं। तो जो बेंथम है उन्होंने लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी आलोचना की है और इनको बकवास कहा है। ठीक है, बकवासों से बढ़कर बकवास है। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना है वो एडमंड बर्ग और रूसो ने भी की है। C.V. मैकफर्सन ने अपनी रचना द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 में हॉब्स एवं लॉक को स्वैतमूलक व्यक्तिवादी कहा है। C.V. मैकफर्सन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा है। C.V. मैकफर्सन के अनुसार लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। C.V. मैकफर्सन के अनुसार लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किया है। तो ये बात करते हैं, ये सिर्फ जो जॉन लॉक का जो सिद्धांत है, ये इनका सिर्फ एक ही मकसद है, संपत्ति की रक्षा करना, संपत्तिशाली लोगों का भरोसा जीतना। ठीक है, तो अब इसकी कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी ये रचनाएं हैं। एन एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1687 में लिखी गई थी। 4 लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस 1689 में है। और फिर इनका तीसरा जो बुक है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, तो ये अब 1689 में ही इसको लिखा गया था। द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिखा गया था। और 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1689, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, ये एजुकेशन के ऊपर इनका बुक है। तो ये इनकी बुक है, ये कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है क्रम वाइज। तो लॉक की रचना देख ली हमने, आलोचना को हमने पढ़ लिया है, और हमने फिर लॉक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास को पढ़ लिया है। लॉक की शासन प्रणाली हमने पढ़ ली है, और राज के कार्यों को हमने पढ़ लिया है। क्रांति पर विचार जो इनके थे उनको हमने देख लिया है। और इनके जो समझौते हैं, 2 समझौते के बारे में हमने पढ़ा है। पहले नागरिक समाज का समझौता होगा, और फिर नागरिक समाज है जो राज्य का निर्माण करेंगे। तो ये 2 समझौते हैं। प्राकृतिक नियम हमने पढ़ लिए हैं, प्राकृतिक अवस्था इनकी पढ़ ली, मानव स्वभाव के बारे में पढ़ लिया है, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उदारवादी विचारक हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और संपत्ति पर इनके जो विचार थे वो भी हमने पढ़े अच्छे से। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी हमने पढ़ा। पितृसत्तात्मक राज का खंडन इन्होंने किया है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांतों का खंडन हमने पढ़ा है, और अनुभववाद के बारे में पढ़ा, और ये इनका इंट्रोडक्शन हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो जॉन लॉक हैं जो, इनके बारे में हमने पूर्ण डिस्कस किया है इस लेक्चर में। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यही उम्मीद है आप सबसे कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है नेट JRF स्टडी सेंटर, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के जितने भी जो टॉपिक्स हैं सबको एक एक करके क्लियर कराएंगे, और एक भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो क्वेश्चन जिनसे बाहर से बन जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
नेट JRF स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जय हिंद जय भारत। और आने वाली वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।